नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दी पीएम मोदी को और कहा कि क्या 9 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी 9 मुद्दों की फहरिस्त भेज दी है। एक खत के जरिए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने सदन को बुलाया है। जब सदन को बुलाया जाता है तो क्या मुद्दा सत्र बुलाने से पहले तैयार है? जब कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है। पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है। एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी घोषणा करते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र होगा। क्या विषय इस सत्र में लिए जाएंगे, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आज ताज्जुब की बात यह है कि 18 तारीख से संसद का एक विशेष सत्र का घोषणा हुआ है और खुद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि अहम मुद्दे, अहम मसले क्या है, एजेंडा क्या है। आज सदन देश का है, सरकार की एक जवाबदेही बनती है देश के प्रति। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए देश के प्रति। तो ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ये सरकार जिम्मेवार है। आज देश अंधेरे में है। जो कुछ भी सुनने में आ रहा है, मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है। संसद के सत्रों को बुलाने की विरोध पक्ष मांग करता रहा है हमेशा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। अगर वो चर्चा के दिन बढ़ाने की बात करती तो अच्छा रहता। मैं भी बहुत 3 दशक से पहले सदन में आया हूं, मैंने बहुत सदन देखे हैं। विरोध हमेशा चर्चा हो इसलिए दिन बढ़ाए जाएं ऐसी मांग करता था। लेकिन सत्ता पक्ष अगर सत्र बुला रहा है और विरोध उस पर सवाल उठा रहा है, लोकतंत्र में इससे ज्यादा और हास्यास्पद नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हम कल्पनाओं के आधार पर न रहें। कैबिनेट के फैसले देश के हित में होते हैं, चर्चाएं देश के हित में होती हैं। has written a letter regarding the calling of the session from 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been. And there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 60 years, they should not try to politicize this issue. इंडिया भारत विवाद पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर की जा रही ओछी राजनीति पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया बनाम भारत की सियासी लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। बकायदा मायावती ने इस बहाने ये साबित करने की पूरी कोशिश में दिखी कि वो भी इस विवाद से कोसों दूर है। यानी ना तो कांग्रेस वाले गठबंधन इंडिया के साथ हैं, ना ही मोदी के चेहरे वाली बीजेपी के साथ। मायावती यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनका तर्क सियासत को हवा दे रहा है। मायावती तो दो टूक कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन और भाजपा को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इस मामले में कानून बनाकर
संबंधित नाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इस पर राजनीति की जा रही है। मायावती का तर्क है, देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका भाजपा के एनडीए ने खुद विपक्ष को सोची समझी रणनीति के तहत दिया। रणनीति ये कि अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा और इल्जाम ये कि ये सब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है, वह जन विरोधी भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने का किसी को भी खुला मौका मिल जाएगा। मायावती ने सरकार की निंदा करते हुए संविधान को बदलने के आरोप भी चस्पा कर दिए, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई अब भारत बनाम इंडिया में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन से खुद को दूर रखने वाली मायावती का आरोप सत्ता और विपक्ष दोनों पर है, मगर ऐसा नहीं है कि यूपी की सियासत यहीं थम रही है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने वाली भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपना सबसे कारगर हथियार बना रही है और राजनीति में बीजेपी को जो मुकाम हासिल हुआ उसके पीछे राम मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही वजह है कि हिंदुत्व, हिंदुस्तान बीजेपी की सियासत के केंद्र बिंदु हैं। तभी तो सीएम योगी 24 से पहले एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे के सहारे अधिकांश सारे मुद्दों को गौण करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। तभी तो सीएम योगी ने घोसी के चुनाव को खत्म होने के ठीक बाद दिल्ली कूच किया। प्रधानमंत्री को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच प्रस्तावित है। ऐसे में बीजेपी की सियासत के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा संदेश लेकर भी आएगा। वैसे तो घोसी के नतीजे के बाद भी यूपी की सियासत की फिजाएं बदलना तय है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों के बाद सपा हो, बीजेपी हो या फिर मायावती की बीएसपी, तीनों के लिए ये नतीजे 24 के लिहाज से बड़ा पैगाम लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। डुमरी उपचुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 8 सितंबर को डुमरी के नतीजे आएंगे। डुमरी के नतीजे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की दिशा को तय करेंगे। ये चुनाव इंडिया बनाम एनडीए देखा गया। तो आपको बता दें, सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो किया। दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस नतीजों पर दांव पर लगी है। हार और जीत आने वाले चुनाव में रफ्तार देगी। वैसे 75% मतदान हुआ, जो दर्शाता है बदलाव को। बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच में टक्कर देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तो डुमरी में किसका बजेगा डंका, ये तो कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा। मगर सवाल ये कि डुमरी के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में क्या बदलेगा। वैसे तो डुमरी की जनता के मन में क्या है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है, मगर उपचुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद दावों का दौर शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ जेएमएम हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी और आजसू, हर कोई दावा कर रहा है कि जनता ने उन्हें ही मौका दिया है। जन भावनाओं के रथ पर सवार जेएमएम डुमरी में
डंका बजाने का दावा करते हुए दम भर रही है कि यहीं से इंडिया गठबंधन की जीत का सिलसिला शुरू होगा। पूरे देश में इसका संदेश जाएगा। वही दावा तो भाजपा भी कर रही है। दावा ये कि एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू भी सामने आए और कह दिया कि डुमरी में जन बल के आगे धन बल कमजोर हुआ। एनडीए उम्मीदवार को जन समर्थन मिलना तय है। 75% मतदान इसका संकेत दे रहा है कि आम लोगों ने घर से निकलकर हेमंत सरकार के खिलाफ मतदान किया है। एक ऐतिहासिक मतदान करने का काम किया है। चुनाव के दौरान मैं विभिन्न मंडलों में जाने का काम किया था और जिस प्रकार से वहां के लोगों की जो नाराजगी हमने देखी थी कि 2019 के पूर्व जिस प्रकार से राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादा, बड़ी बड़ी घोषणा करके जनता से वोट बटोरने का काम किया था, उस क्षेत्र की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से जानना चाहती थी कि आपके किए गए वादों का क्या हुआ। लोगों ने जवाब दिया है, ये झूठवाद, ये जुआ विरोधी, महिला विरोधी, विकास विरोधी जो ये राज्य की सरकार है उसके विरोध में वहां के लोगों ने मतदान किया है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इस राज्य की सरकार लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया है। अब सवाल ये कि किसके दावों में कितना दम, ये तो 8 को साफ हो जाएगा जब जनता का जनादेश सियासी संदेश लेकर आएगा। मगर इतना जरूर है कि जेएमएम को पूरी उम्मीद है कि दिवंगत जगन्नाथ महतो को वोट से जनता श्रद्धांजलि देगी, जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि ये चुनाव हेमंत सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता की मोहर होगा। खैर, अब जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि दावों के इतर जब चुनाव का नतीजा आएगा तो साफ हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। केंद्र सरकार की तरफ से देश का नाम इंडिया की जगह भारत प्रचलन पर जोर देने पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध तेज कर दिया गया है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया द भारत, यानी पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि हम इंडिया के लोग हैं जो कि भारत है। अनिल विज ने कहा कि अगर किसी का प्रचलित नाम कुछ और है और असली नाम कुछ और है तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों और किसके लिए। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है तो असली नाम से पुकारने पर एतराज क्यों। रोहतक की महम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम हरियाणा जनसेवक पार्टी होना है। दरअसल जन्माष्टमी के अवसर पर चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी की शुरुआत की घोषणा की, जहां विधायक कुंडू ने कहा कि भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं के खतरे और बेरोजगारी से लड़ने के लिए एचजेपी का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को जिंद में एक रैली होगी, जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह, झंडा और पदाधिकारियों की घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला सबसे बड़ा राज्य और शौर्य के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को दोबारा चुनेगी। बीजेपी पर आईना दिखाते हुए कहा कि उन्होंने कि लाल डायरी को दिखाकर डरा रहे हैं। लाल डायरी में कुछ नहीं है, बीजेपी उसे अपने पास रखे। बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, पर कितनी दी? एक भी नहीं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा, सबसे लाडले और गरीबों के दर्द को समझने वाले आपके सीएम हैं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में दबंगों की सरेआम दबंगी का मामला सामने आया है, जहां पर 10 से 15 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। आपको बता दें, हमलावरों ने बचाव करने वालों पर लाठी डंडे बरसाए। इस दौरान पीड़ित को बचाने वाले एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में रोष देखने को मिला। साथ ही परिजनों ने पुलिस से तहरीर दी कि इस दौरान पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर शिक्षा को जगाने का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें, इसी के तहत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गरीब बस्ती में जाकर वैसे बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने में जुटे हैं। तो वहीं दलित बस्ती में के बच्चों के बीच कॉलेज के प्रोफेसर अपनी कमाई से पैसा निकालकर कलम, कॉपी, किताब के साथ ही महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड पर वितरण उन्हें स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया है। सिंगरौली के सरई में बीती रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जहां दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। ये पूरा मामला जिले के सरई थाना क्षेत्र के सरई मुख्य बाजार का बताया जा रहा है। देवरिया के शांति निकेतन इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य और एक सहायक टीचर में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें, मारपीट इसलिए हुई थी, सहायक अध्यापक नारायण सिंह कक्षा 8वीं के छात्रों के साथ पहले केक काटने लगे थे। और आपको बता दें, प्रधानाचार्य हरिश्चंद्र यादव और सहायक टीचर के बीच मारपीट हो गई। तो वहीं सहायक टीचर ने पुलिस में तहरीर देकर प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावरिया जी में जन्माष्टमी के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आधारित तमाम लीलाओं को ड्रोन शो के जरिए दिखाए जाने के अलावा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर और श्री सावरिया जी मंदिर के कार्यपालक अधिकारी अभिषेक गोयल ने दी है। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल ने रामा रोड पर आपको बता दें तक बिजली की कई नई हाई टेंशन वायर के अंडरग्राउंड बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। इस परियोजना के माध्यम से विधायक ने इलाके के लोगों के लिए बिजली सप्लाई को मजबूत और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। इस परियोजना ने न केवल बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा, बल्कि इससे लोगों को अधिक सुरक्षित भी बनाया जा सकेगा। शिवचरण गोयल ने इस परियोजना के तहत विधानसभा क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उनका योगदान समुदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
बस्ती गांव में 4 दिनों से बिजली न रहने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। तो वहीं ग्रामीण लोगों ने हिंद मजदूर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में जिला अधिकारी के स्टेनो को डीएम के नाम पर ज्ञापन दिया और कहा कि अगर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो अभी तो एक ही शिकायत है, आगे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, बस्ती मेडिकल कॉलेज के बगल में बिजली का खंभा टूट जाने के कारण से अनेक गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।